हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के एक नए सेशन में। इसमें जीके और जीएस के होंगे जो कि आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 एग्जाम में पूछे गए हैं। इसके साथ ही इस सेशन का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद अंकित सिंह से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और इस प्रैक्टिस सेट में आपने कितने नंबर प्राप्त किए, इस सेशन के लास्ट में आप अपने स्कोर को कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में भाग 9 जोड़ा गया? विच अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एडेड पार्ट 9 टू द कॉन्स्टिट्यूशन? पहला ऑप्शन है 73, दूसरा है 75, तीसरा है 67 और चौथा है 69। तो ये था आपका संविधान संशोधन नंबर 73, जो कि किया गया था वर्ष 1992 में। और ये संबंधित है पंचायती राज प्रणाली से, जिसको संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था और भाग 9 में जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा नदी पर राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 प्रयागराज को डैश से जोड़ता है? ऑन द गंगा रिवर नेशनल वाटर नंबर 1 कनेक्ट्स प्रयागराज टू डैश? पहला ऑप्शन है कोलकाता, दूसरा है हल्दिया, तीसरा है पटना और चौथा है हुगली। ये जोड़ता है नेशनल वाटरवेज नंबर 1 प्रयागराज को हल्दिया से। ठीक है, ये कहाँ स्थित है? वेस्ट बंगाल में। यह जलमार्ग 1620 किलोमीटर लंबा है और यह भारत का सबसे लंबा जलमार्ग है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय शास्त्रीय गायक पंडित जयसराज किस घराने से संबंधित है? पंडित जयसराज द इंडियन क्लासिकल सिंगर बिलोंग टू विच घराना? पहला है ग्वालियर, दूसरा है मेवाती, तीसरा ऑप्शन है किराना और चौथा ऑप्शन है आगरा। तो ये संबंधित है आपके मेवाती घराने से। ठीक है, मेवाती घराने की गायिका में भक्ति और मधुरता की प्रधानता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट एमएस वर्ड में रीडू ऑप्शन के लिए प्रयोग किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट इज यूज्ड फॉर रीडू ऑपरेशन इन एमएस वर्ड? पहला है ऑल्ट प्लस जेड, दूसरा ऑप्शन है कंट्रोल प्लस वाई, तीसरा ऑप्शन है ऑल्ट प्लस वाई और चौथा ऑप्शन है कंट्रोल प्लस आर। रीडू ऑप्शन के लिए किया जाता है यूज शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस वाई। ठीक है, और अंडू के लिए क्या किया जाता है? कंट्रोल प्लस जेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के अधिकांश शिलालेख डैश भाषा में जबकि उत्तर पश्चिम में आरामी और ग्रीक में थे? मोस्ट ऑफ अशोक्स इंस्क्रिप्शन वर इन डैश लैंग्वेज वाइल इन द नॉर्थ वेस्ट दे वर इन अरामिक एंड ग्रीक? पहला ऑप्शन है पाली, दूसरा है संस्कृत, तीसरा है प्राकृत और चौथा है तमिलनाडु। तो ये थे इनके शिलालेख प्राकृत भाषा में। ठीक है, अशोक के अभिलेख मुख्यतः ब्राह्मी लिपि और प्राकृत भाषा में थे। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, सुनामी का विनाशकारी रूप जिसे भूकंपी समुद्री लहरें भी कहा जाता है सामान्यतः डैश के भूकंप से होता है? द डिस्ट्रक्टिव फॉर्म ऑफ सुनामी ऑल्सो कॉल्ड सेस्मिक सी वेव्स इज यूजुअली कॉज्ड बाय अर्थक्वेक्स ऑफ मैग्नीट्यूड डैश? पहला ऑप्शन है जिसका परिणाम 7.5 से ज़्यादा होता है, यानी जिसका मैग्नीट्यूड 7.5 से ज़्यादा हो। दूसरा है परिमाण जिसका 4 से 5 के बीच में हो। तीसरा है जिसका परिमाण 5 से 6 के बीच में हो और चौथा है जिसका परिमाण 2 से 3 के बीच में हो। तो सुनामी वो कहलाता है जिसका आपका भूकंप का जो तीव्रता होती है 7.5 से, जब उसकी मैग्नीट्यूड ऊपर हो। समुद्र तल में बड़ी तीव्रता के भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट या भूस्खलन से सुनामी आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य में है? अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस विच इंडियन स्टेट हैज द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी? पहला ऑप्शन है आपका उत्तर प्रदेश, दूसरा है बिहार, तीसरा है पश्चिम बंगाल और चौथा है मध्य प्रदेश। तो ये है आपका बिहार राज्य। यहाँ पे जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट फूजी जापान का सबसे ऊंचा शिखर है, यह किस प्रकार का शिखर है? माउंट फूजी द हाईएस्ट पीक इन जापान इज ऑफ विच टाइप? पहला है ब्लॉक माउंटेन पीक, दूसरा है वोल्केनिक माउंटेन पीक, तीसरा है फोल्ड माउंटेन पीक और चौथा है रेसिडुअल पीक। तो ये है आपका ज्वालामुखी शिखर। ठीक है, यानी वोल्केनिक पीक। माउंट फूजी एक सक्रिय स्ट्रेटोवॉल्केनो जो कि अस्तरित ज्वालामुखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में प्राप्तियों और व्यय की लेखा परीक्षा की जिम्मेदारी किसे दी गई है? Which is the solely authority responsible for auditing the receipts and expenditure of the government of India and the state under the constitution?
पहला ऑप्शन है भारत का वित्त आयोग यानी फिनांस कमीशन ऑफ इंडिया। दूसरा है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया यानी भारत के महान न्यायाधीश। दूसरा है भारत के नियंत्रण और महालेख परीक्षा कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। और चौथा है वित्त मंत्री यानी फिनांस मिनिस्टर। तो ये होते हैं आपका सीएजी, भारत के नियंत्रण और अभिलेखा परीक्षक। संविधान के अनुच्छेद 148 से 151 में सीएजी के अधिकार और कार्य का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाढ़ के मैदानों या घाटियों में जलोढ़ निक्षेप के रूप में पाए जाने वाले धात्विक खनिजों को क्या कहा जाता है? मेटालिक मिनरल्स फाउंड एज अलुवियल डिपॉजिट इन फ्लड प्लेन्स और वैलीज आर नोन एज डैश। पहला है मेटालिक नोड्स यानी मेटालिक ग्रंथियां। दूसरा है बल्क निक्षेप यानी बल्क डिपॉजिट्स। तीसरा है वेन निक्षेप यानी वेन डिपॉजिट्स। और फोर्थ है प्लेसर निक्षेप यानी प्लेसर डिपॉजिट्स। तो ये कहा जाता है प्लेसर निक्षेप यानी प्लेसर डिपॉजिट्स। सोना, प्लेटिनम, टीन आदि खनिज अक्सर नदियों की रेत में प्लेसर निक्षेप के रूप में मिलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारत में लोहा और इस्पात उत्पादन के लिए नहीं जाना जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज नॉट नोन फॉर आयरन एंड स्टील प्रोडक्शन इन इंडिया? पहला है भिलई। दूसरा ऑप्शन है जमशेदपुर। तीसरा है बोकारो और चौथा है सूरत। सही जवाब है आपका सूरत। ठीक है। सूरत वस्त्र उद्योग यानी टेक्सटाइल और हीरा उद्योग यानी डायमंड कटिंग के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है मैग्नोलियोफाइटा पुष्पीय पादप होते हैं जिन्हें डैश भी कहा जाता है। मैग्नोलियोफाइटा द फ्लावरिंग प्लांट ऑल्सो नोन एज डैश। पहला है टेरिडोफाइटा। दूसरा ऑप्शन है जिम्नोस्पर्म। तीसरा ऑप्शन है एंजियोस्पर्म और चौथा ऑप्शन है ब्रायोफाइटा। तो ये कहा जाता है एंजियोस्पर्म। ठीक है, यानी आवृत बीजी। एंजियोस्पर्म सबसे विकसित पादप समूह है जिनमें बीज अंडाशय के भीतर सुरक्षित रहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य कार्य 5 वर्षों में राष्ट्रीय आय में लगभग डैश की वृद्धि करना था। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द सेकेंड 5 ईयर प्लान was to increase national income by about dash in 5 years। पहला है 15%। दूसरा ऑप्शन है 25%। तीसरा है 20% और चौथा ऑप्शन है 30%। तो इसका उद्देश्य था 25% इंक्रीज करने का। ठीक है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो कि था 1956 से 61 के बीच, इसको महालनोबिस मॉडल पर आधारित किया गया था और औद्योगिकरण पर केंद्रित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहला मुगल सम्राट बाबर जिसका अवधि था 1526 से लेकर 1530 तक, 1494 में फरंगना के सिंहासन पर तब बैठा जब वह केवल डैश वर्ष का था। द फर्स्ट मुगल एम्परर बाबर ascended the throne of फरगना इन 1494 एट द एज ऑफ डैश। पहला है 7 वर्ष, दूसरा है 9 वर्ष, तीसरा है 12 वर्ष और चौथा है 11 वर्ष। तो ये है आपका 12 वर्ष। ठीक है। बाबर ने 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हराकर भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा भारत का अधिकतम जनसंख्या वाला राज्य है? अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट पॉपुलस स्टेट ऑफ इंडिया? पहला ऑप्शन है मध्य प्रदेश, दूसरा है राजस्थान, तीसरा है बिहार और चौथा है उत्तर प्रदेश। तो ये है आपका उत्तर प्रदेश राज्य। ठीक है। 2011 में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या लगभग 19.98 करोड़ थी, जो भारत के किसी भी राज्य से सबसे अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में जब संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है तो डैश द्वारा आरोप लगाया जाता है। इन इंडिया व्हेन द प्रेसिडेंट इज इम्पीच्ड फॉर वायोलेटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन चार्जेज आर प्रीफर्ड बाय डैश। पहला है केंद्रीय मंत्रिपरिषद यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। दूसरा ऑप्शन है केवल लोकसभा। तीसरा ऑप्शन है संसद का कोई भी सदन इधर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। और फोर्थ है केवल राज्यसभा। तो ये है आपका संसद का कोई भी सदन इधर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। अनुच्छेद 61 के अंतर्गत राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की प्रक्रिया दी गई है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधीवादी योजना 1944 गांधीवादी आर्थिक चिंतन की भावना का समर्थन करते हुए डैश द्वारा तैयार की गई थी। द गांधीयन प्लान 1944 रिफ्लेक्टिंग गांधीयन इकोनॉमिक थॉट वाज प्रिपेयर्ड बाय डैश। पहला ऑप्शन है श्रीमन नारायण अग्रवाल, दूसरा ऑप्शन है पुरुषोत्तम दास टंडन, तीसरा ऑप्शन है लाल श्री रैना और फोर्थ ऑप्शन है MN रॉय। तो ये तैयार किया गया था श्रीमन नारायण अग्रवाल के द्वारा।
गांधीवादी योजना का मुख्य उद्देश्य छोटे उद्योग, कृषि और ग्राम आधारित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना था। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस डैश की जयंती पर मनाया जाता है। इन इंडिया नेशनल यूनिटी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ डैश। पहला ऑप्शन है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, दूसरा ऑप्शन है इंदिरा गांधी, तीसरा ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल और चौथा ऑप्शन है मदर टेरेसा। तो ये मनाया जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल के बर्थ एनिवर्सरी के उपलक्ष्य में। ठीक है, राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। पटेल को भारत का लौह पुरुष भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड डलहौजी किस काल में भारत के गवर्नर जनरल थे? लॉर्ड डलहौजी वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग विच पीरियड? पहला ऑप्शन है 1813 से 1830 तक, दूसरा है 1723 से 1734 तक, तीसरा ऑप्शन है 1848 से 1856 तक और चौथा ऑप्शन है 1757 से 1810 तक। तो ये थे इंडिया के गवर्नर जनरल वर्ष 1848 से 1856 तक। डलहौजी ने प्लेसी का सिद्धांत यानी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स लागू किया और रेलवे, डाक व टेलीग्राफ प्रणाली शुरू की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवर्तनीय अनुपात के नियम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस? पहला ऑप्शन है सीमांत उत्पाद प्रारंभ में गिरता है बाद में और गिरता है, यानी मार्जिनल प्रोडक्ट फॉल इनिशियली एंड कंटिन्यूज टू फॉल। दूसरा ऑप्शन है सीमांत उत्पाद प्रारंभ में बढ़ता है और पूरे समय स्थिर रहता है, यानी मार्जिनल प्रोडक्ट राइजेज इनिशियली एंड देन रिमेन कांस्टेंट। थर्ड ऑप्शन है सीमांत उत्पाद प्रारंभ में गिरता है बाद में बढ़ता है, मार्जिनल प्रोडक्ट फॉल्स इनिशियली एंड देन राइजेज। फोर्थ ऑप्शन है सीमांत उत्पाद प्रारंभ में बढ़ता है बाद में गिरना शुरू होता है, मार्जिनल प्रोडक्ट्स राइजेज इनिशियली देन फॉल स्टार्ट फॉलिंग। आपका सही आंसर हो जाएगा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, यानी कि परिवर्तनीय अनुपात के नियम के अनुसार सीमांत उत्पाद प्रारंभ में बढ़ता है बाद में गिरना शुरू हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 आपका सही है। परिवर्तनीय अनुपात का नियम कृषि और उत्पादन में लागू होते हैं, जहां सीमांत प्रतिफल पहले बढ़ते हैं फिर घटते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नकद आरक्षित अनुपात शब्द को सही ढंग से परिभाषित करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिफाइंस द टर्म कैशियो यानी CRR? पहला ऑप्शन है बैंक में लिक्विड रिजर्व का प्रतिशत, परसेंटाइल ऑफ लिक्विड रिजर्व इन द बैंक। सेकंड ऑप्शन है जमा राशि का वह प्रतिशत जो किसी बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक के पास नगद आरक्षित निधि के रूप में रखना चाहिए। द परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट्स अ बैंक मस्ट कीप एज अ कैश रिजर्व विद द RBI। ऑप्शन है बैंक का दायित्व जिनका भुगतान किया जाना चाहिए, लायबिलिटीज ऑफ द बैंक टू बी पेड। थर्ड ऑप्शन है फर्मों के व्यय के लिए जमा राशियों का अनुपात, रेशियो ऑफ डिपॉजिट्स अंडर यूज्ड फॉर फर्म्स एक्सपेंडिचर। तो CRR यानी कैश रिजर्व रेशियो क्या कहलाता है? जमा राशि का वह प्रतिशत जो किसी बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक के पास नगद आरक्षित निधि के रूप में रखना चाहिए। द परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट अ बैंक मस्ट कीप एज कैश रिजर्व विद द RBI। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। CRR मौद्रिक नीति का एक साधन है जिससे RBI तरलता यानी लिक्विडिटी को नियंत्रित करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, महिला अंतरिक्ष यात्री नोरा अल मात्रोसी किस देश से संबंधित है? फीमेल एस्ट्रोनॉट नोरा अल मात्रोसी बिलोंग्स टू विच कंट्री? पहला ऑप्शन है संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE, दूसरा है तुर्की, तीसरा है जॉर्डन और चौथा है लेबनान। ये संबंधित है संयुक्त अरब अमीरात से। नोरा अल मात्रोसी UAE की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री हैं। अगला क्वेश्चन है, डैश एक अंतर्देशीय नदी पत्तन है जो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के विशाल भीतरी इलाकों का हिस्सा है। डैश इज एन इनलैंड रिवर पोर्ट दैट इज अ पार्ट ऑफ द वास्ट इंटीरियर रीजन्स ऑफ द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। पहला ऑप्शन है तूतीकोरिन, दूसरा है कोलकाता, तीसरा है कांडला और चौथा है कोची। तो ये है आपका कोलकाता में। ठीक है, कोलकाता पोर्ट भारत का सबसे पुराना प्रमुख पोर्ट है और हुगली नदी पर यह स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या आंध्र प्रदेश का एक लोकप्रिय नृत्य है और संगीत संयोजन है जो छड़ी नृत्य के समान है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉपुलर डांस एंड म्यूजिक कॉम्बिनेशन ऑफ आंध्र प्रदेश सिमिलरली टू स्टिक डांस? पहला है न्यूलियू, दूसरा है कोलानलू, तीसरा है बिल्लू पाट और चौथा है डांडिया।
तो ये है आपका कोलानालू, ठीक है। कोलानालू आंध्र प्रदेश का पारंपरिक लोक नृत्य है जिसे छड़ी के साथ समूह में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीराबाई सबसे प्रसिद्ध महिला कवयित्री और भगवान कृष्ण की भक्त थी। वर्तमान में डैश से एक राजपूत राजकुमारी थी। मीराबाई द मोस्ट फेमस वुमन पोएट एंड डिवोटी ऑफ लॉर्ड कृष्णा वॉज अ राजपूत प्रिंसेस फ्रॉम प्रेजेंट डे विच। आपसे स्टेट का नाम पूछा गया है कि प्रेजेंट टाइम में ये जो राजपूत राजकुमारी थी ये किस राज्य से संबंधित है। पहला ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, दूसरा है उड़ीसा, तीसरा है गुजरात और चौथा है राजस्थान। तो ये थी राजस्थान की, ठीक है। मीराबाई 16वीं शताब्दी की संत कवयित्री थी जिन्होंने कृष्ण भक्ति पर पद रचे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एजेंडा 21 में 21 का अर्थ है जो 1992 के पृथ्वी शिखर सम्मेलन में सतत विकास के उद्देश्य से अपनाया गया था। इन एजेंडा 21 adopted at the 1992 अर्थ समिट फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट द नंबर 21 रेफर्स टू डैश। पहला है 21 मुद्दे, दूसरा है 21वीं सदी, तीसरा है 21 लक्ष्य और चौथा है 21 हस्ताक्षरकर्ता राष्ट्र। तो ये संबंधित था 21वीं सदी से, ठीक है। एजेंडा 21 एक वैश्विक कार्य योजना है जिसका उद्देश्य 21वीं सदी में पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास सुनिश्चित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सेल वर्कशीट में टेक्स्ट का डिफॉल्ट वर्टिकल अलाइनमेंट क्या है। व्हाट इज द डिफॉल्ट वर्टिकल अलाइनमेंट ऑफ टेक्स्ट इन एन एक्सेल वर्कशीट। पहला है बॉटम, दूसरा है जस्टिफाई, तीसरा है सेंटर और चौथा है टॉप। तो ये होता है बॉटम में, ठीक है। एमएस एक्सेल में टेक्स्ट का डिफॉल्ट अलाइनमेंट क्षैतिज रूप से लेफ्ट और ऊर्ध्वाधर रूप से बॉटम होता है और नंबर क्या क्या होता है आपका राइट हैंड साइड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत में सबसे बड़ा झुग्गी बस्ती क्षेत्र कौन सा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट स्लम एरिया इन इंडिया। पहला है एंटॉप हिल, दूसरा है धारावी, तीसरा है रोयापुरम और चौथा है कीर्ति नगर। तो ये है आपका स्लम एरिया सबसे ज्यादा धारावी में। धारावी जो कि मुंबई में स्थित है, यह एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती है जहां लाखों लोग रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन्होंने नृत्य छोड़ दिया और उस्ताद अलाउद्दीन खान के अधीन सितार का अध्ययन किया। वह 1948 से 1956 तक ऑल इंडिया रेडियो की संगीत निर्देशक भी रहे या फिर रही। वो कौन थे या थी। ही और सी लेफ्ट डांसिंग एंड स्टडीड सितार अंडर उस्ताद अलाउद्दीन खान। ही और सी वॉज ऑल्सो म्यूजिक डायरेक्टर ऑफ ऑल इंडिया रेडियो फ्रॉम 1948 टू 1956। हु वॉज ही और सी। पहला है आपका रविशंकर, दूसरा है ममता शंकर, तीसरा है आनंद शंकर और चौथा है उदय शंकर। तो ये है आपके रविशंकर, ठीक है। पंडित रविशंकर भारत के विश्व प्रसिद्ध सितार वादक थे और भारतीय संगीत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को किस देश से लिया गया है। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डैश। पहला है फ्रांस, दूसरा है कनाडा, तीसरा है आयरलैंड और चौथा है अमेरिका। तो डीपीएसपी लिया गया है आयरलैंड से, ठीक है। डीपीएसपी का आधार आयरलैंड के संविधान का डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ सोशल पॉलिसी से रिलेटेड है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने व्यपगत यानी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के सिद्धांत की शुरुआत की थी। विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नर जनरल स्टार्ट द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। पहला ऑप्शन है लॉर्ड ऑकलैंड, दूसरा है लॉर्ड बेंटिक, तीसरा है लॉर्ड डलहौजी और चौथा है लॉर्ड हार्डिंग। तो ये है आपके लॉर्ड डलहौजी, ठीक है। लॉर्ड डलहौजी जिसका समय काल था 1848 से 1856, इन्होंने डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स लागू किया था। इस सिद्धांत के अनुसार यदि किसी राज्य का शासक उत्तराधिकारी के बिना मर जाता था तो उसका राज्य अंग्रेजों को मिला दिया जाता था। सतारा, झांसी, नागपुर और अवध इसके अंतर्गत आए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियत विनिमय दर प्रणाली में डैश विनिमय दरों को एक विशेष स्तर पर निर्धारित करती है। इन द फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम डैश फिक्सेस द एक्सचेंज रेट एट अ स्पेसिफिक लेवल। पहला है व्यापारी यानी ट्रेडर्स, दूसरा ऑप्शन है व्यापार संघ यानी ट्रेड यूनियंस, तीसरा है बाजार और चौथा है सरकार। तो ये है आपका सरकार यानी गवर्नमेंट, ठीक है। नियत विनिमय दर प्रणाली यानी फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम में सरकार या फिर केंद्रीय बैंक विनिमय दर तय करता है। इसका उद्देश्य मुद्रा की स्थिरता बनाए रखना होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यादेश यानी कि रीट जारी करने के लिए उच्च न्यायालय की शक्ति का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? द पावर ऑफ द हाई कोर्ट टू इशू रीट इज मेंशन्ड इन विच आर्टिकल? पहला ऑप्शन है 230, दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 226, तीसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 230 और चौथा ऑप्शन है अनुच्छेद 225। हाई कोर्ट को रीट जारी करने का जो प्रोविजन प्राप्त है वो है आर्टिकल 226 के तहत, ठीक है। और अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को रीट जारी करने का शक्ति प्रदान है और 226 के तहत उच्च न्यायालय को, ठीक है। और कुल कितने तरह के रीट जारी किए जाते हैं? 5 तरह के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान से संबंधित है? विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड टू द ओथ ऑफ और अफर्मेशन बाय द प्रेसिडेंट? पहला है आर्टिकल 65, दूसरा है 60, तीसरा है 55 और चौथा है 70। तो ये है आपका अनुच्छेद 60, ठीक है। राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कराते हैं और शपथ संविधान की रक्षा करना और देश की सेवा करना होता है। अगला क्वेश्चन है, यूकैरियोटिक कोशिकाओं के किस कोशिकांग को आत्मघाती थैली कहा जाता है? विच ऑर्गेनेल ऑफ यूकैरियोटिक सेल इज कॉल्ड द सुसाइडल बैग? पहला ऑप्शन है गोल्गी बॉडीज, दूसरा है सूत्रकणिका यानी माइटोकॉन्ड्रिया, तीसरा है लयन का यानी लाइसोसोम्स और चौथा है हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट। सुसाइडल बैग या फिर आत्मघाती थैली कहा जाता है लाइसोसोम्स को, ठीक है, यानी लयन काय को। लयन काय में शक्तिशाली पाचक एंजाइम होते हैं, यह मृत कोशिकाओं और अवांछित पदार्थों को नष्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की नीति के निर्देशक सिद्धांतों में निहित प्रधान डैश है? द प्रोविजंस ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज आर डैश? पहला है उच्च न्यायालय द्वारा लागू किए जा सकते हैं, दूसरा ऑप्शन है किसी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जा सकते हैं, तीसरा ऑप्शन है किसी भी न्यायालय द्वारा लागू किए जा सकते हैं और चौथा है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा लागू किए जा सकते हैं। तो जो डीपीएसपी होता है वो किसी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है, ठीक है। डीपीएसपी को संविधान में अमल न किए जा सकने वाले अधिकार यानी नॉन जस्टिसिएबल राइट कहा गया है। ये सरकार को नीति निर्माण के दिशा निर्देश देते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य पाइका नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? विच स्टेट ऑफ इंडिया इज फेमस फॉर पाइका डांस? आपका पहला ऑप्शन है केरल, दूसरा है तमिलनाडु, तीसरा है उड़ीसा और चौथा है मणिपुर। तो जो पाइका नृत्य है ये संबंधित है उड़ीसा से। पाइका नृत्य उड़ीसा का युद्ध कला आधारित नृत्य है। यह नृत्य पाइका विद्रोह जो कि 1817 में हुआ था इससे जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1997 में भारत सरकार द्वारा लागू किए गए स्वरोजगार कार्यक्रमों के संबंध में SJSRY का पूर्ण रूप क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SJSRY इम्प्लीमेंटेड इन 1997 फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स? पहला ऑप्शन है स्वर्ण जयंती सामाजिक रोजगार योजना, दूसरा ऑप्शन है स्वर्ण जयंती श्रमजीवी रोजगार योजना, तीसरा ऑप्शन है स्वर्ण जयंती सरकारी रोजगार योजना और चौथा ऑप्शन है स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। तो जो SJSRY का फुल फॉर्म है ये संबंधित है स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना से। इसका उद्देश्य शहरी गरीबों को रोजगार उपलब्ध कराना था। 2013 में इसे NULM यानी नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन में विलय किया गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? पहला ऑप्शन है SRAM और DRAM दोनों ही रैंडम एक्सेस मेमोरी हैं। सेकंड है SRAM एक अस्थाई यानी नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। थर्ड है DRAM SRAM से तीव्र है और फोर्थ है SRAM की समय समय पर रिफ्रेशिंग की आवश्यकता होती है। तो जो सही स्टेटमेंट है ये है कि SRAM और DRAM दोनों ही रैंडम एक्सेस मेमोरी हैं। SRAM जिसको कहा जाता है स्टैटिक रैम तेज लेकिन महंगी कैश मेमोरी में उपयोग होता है और DRAM यानी कि डायनेमिक रैम सस्ती लेकिन धीमी मुख्य मेमोरी में उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की अधिकतम जनसंख्या किस क्षेत्र में नियोजित है? अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 द मैक्सिमम पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज एम्प्लॉयड इन विच सेक्टर? पहला है द्वितीय यानी सेकेंडरी, तीसरा है टर्शियरी यानी तृतीय, थर्ड है चतुर्थ यानी क्वांटेनरी और फोर्थ है प्राथमिक यानी प्राइमरी। तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो मोस्ट पॉपुलेशन है इंडिया का वो संबंधित है प्राथमिक क्षेत्र यानी प्राइमरी सेक्टर से, ठीक है। 2011 में लगभग 54% भारतीय जनसंख्या कृषि
यानी कि प्राइमरी सेक्टर जो है इस पे कार्यरत थी, जबकि तृतीय क्षेत्र यानी जो सेवाएं कहलाती हैं वो तेजी से बढ़ रहा था। प्राइमरी सेक्टर कौन कौन से होते हैं? जो भी आपके इन्वायरमेंट से संबंधित होते हैं, जैसे कि कृषि, मत्स्य पालन, ये सभी क्या है, प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोर्नियो, जावा और सुमात्रा निम्नलिखित में से किस द्वीप समूह के द्वीप हैं? बोर्नियो, जावा और सुमात्रा आर आइलैंड्स ऑफ विच आर्कीपेलागो, ठीक है। पहला ऑप्शन है इंडोनेशिया, दूसरा है मालदीव, तीसरा है मॉरिशियस और चौथा है सेशेल्स। आपका सही जवाब हो जाएगा इंडोनेशिया। बोर्नियो विश्व का तीसरा सबसे बड़ा द्वीप है, जावा दुनिया का सबसे घनी आबादी वाला द्वीप है और सुमात्रा कॉफी और ज्वालामुखियों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक अपक्षय क्रिया नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ केमिकल वेदरिंग प्रोसेस? पहला है कार्बनीकरण, या दूसरा है जल योजना, तीसरा है उष्मीय प्रसार और चौथा है ऑक्सीकरण। तो ये है आपका उष्मीय प्रसार। अपक्षय दो प्रकार का होता है, पहला भौतिक और रासायनिक। उष्मीय प्रसार भौतिक अपक्षय है, जबकि कार्बनीकरण जल योजना और ऑक्सीकरण रासायनिक अपक्षय है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे कालिदास द्वारा नहीं लिखा गया? विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट रिटन बाई कालिदास? पहला है ऑप्शन अभिज्ञान शकुंतलम, दूसरा है रघुवंश, तीसरा है नीतिसार और चौथा है विक्रमोर्वशीयम, ठीक है। तो जो कालिदास के द्वारा नहीं लिखा गया था वो है आपका नीतिसार। कालिदास संस्कृत साहित्य के महान कवि व नाटककार थे। नीतिसार भर्तृहरि द्वारा लिखी गई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता गूदेदार पादपों की नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ सुकुलेंट प्लांट? पहला है पत्तियां नहीं होती हैं यानी लीव्स आर एब्सेंट, दूसरा है तना होता है स्टीम इज प्रेजेंट, तीसरा है जड़ें होती हैं रूट्स आर प्रेजेंट और चौथा है सूखा प्रतिरोध यानी ड्रॉट रेजिस्टेंट। तो ये है आपका पत्तियां नहीं होती हैं इन पौधों में। गूदेदार पौधों में पत्तियां मोटी व रसीली होती हैं ताकि पानी संग्रहित कर सकें। ये शुष्क क्षेत्रों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पनामा नहर किस क्षेत्र में स्थित है? पनामा कैनाल इज लोकेटेड इन विच रीजन? पहला ऑप्शन है पूर्वी यूरोप, दूसरा है मध्य अमेरिका, तीसरा है दक्षिण एशिया और चौथा है अरब द्वीप। ये आपका स्थित है मध्य अमेरिका में, ठीक है। पनामा नहर अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। इनका निर्माण 1914 में पूरा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा का कारण कौन सा कारक है? विच फैक्टर कॉजेज विंटर रेनफॉल इन नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया? पहला है पश्चिमी विक्षोभ, दूसरा है हिंद महासागर पर उच्च दाब, तीसरा है मानसून पवनें, चौथा है उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट। ये वजह बनता है पश्चिमी विक्षोभ यानी वेस्टर्न डिस्टरबेंस। पश्चिमी विक्षोभ भूमध्य सागर से उत्पन्न होते हैं। इनसे पंजाब, हरियाणा और हिमालयी क्षेत्र में सर्दियों में वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुसार बच्चों को निःशुल्क और आवश्यक शिक्षा किस आयु तक अनिवार्य है? अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन इज अप टू व्हाट एज? पहला है 10 वर्ष, दूसरा है 14 वर्ष, तीसरा है 6 वर्ष और चौथा है 18 वर्ष। ये है कंपल्सरी आपका 14 वर्ष, ठीक है। अनुच्छेद 21A जिसको जोड़ा गया था 86वां संविधान संशोधन 2002 में, इसके तहत शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया था। इसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाती है। अगला क्वेश्चन है, कालिदास ने मेघदूत को किस भाषा में लिखा था? इन विच लैंग्वेज डिड कालिदास राइट मेघदूत? पहला है प्राकृत, दूसरा है संस्कृत, तीसरा है पाली और फोर्थ है हिंदी। ये लिखा गया था संस्कृत भाषा में। मेघदूत संस्कृत का महाकाव्य है जिसमें मेघ को दूत मानकर संदेश पहुंचाने की कल्पना की गई है। इसे लघु काव्य की श्रेणी में रखा जाता है। साधारण नमक का आणविक भार कितना होता है? व्हाट इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कॉमन सॉल्ट यानी कि NaCl? पहला है 14 ग्राम पर मोल, दूसरा है 28 ग्राम पर मोल, तीसरा है 117 ग्राम पर मोल और चौथा है 58 ग्राम पर मोल। तो ये होता है आपका 58 ग्राम पर मोल। को कैलकुलेट किया जाता है NaCl। Na का एटॉमिक वेट होता है 23 और Cl का होता है 35.5, ठीक है। जब दोनों को जोड़ा जाएगा तो आपका आएगा 58.5 जो कि लगभग 58 ग्राम पर मोल का होता है, ठीक है। साधारण नमक को हैलाइट खनिज से प्राप्त किया जाता है।
लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? पहला है, अनियमित दिहाड़ी कर्मचारी से स्वरोजगार और नियमित वैतनिक रोजगार में जाने की प्रक्रिया को कार्यबल के अनियतीकरण कहते हैं, यानी इनफॉर्मेलाइजेशन कहा जाता है। सेकंड है, स्वरोजगार और नियमित वैतनिक रोजगार से अनियमित दिहाड़ी कर्मचारी की ओर जाने की प्रक्रिया को कार्यबल के अनियतीकरण कहते हैं। थर्ड है, नियमित वैतनिक रोजगार और स्वरोजगार में बने रहने की प्रक्रिया को कार्यबल के अनियतीकरण कहते हैं। और फोर्थ है, स्वरोजगार और अनियमित दिहाड़ी कर्मचारी से नियमित वैतनिक रोजगार में जाने की प्रक्रिया को कार्यबल के अनियतीकरण कहते हैं। इसमें जो सही ऑप्शन आपका है वो है ऑप्शन नंबर सेकंड, ठीक है। आपका स्वरोजगार और नियमित वैतनिक रोजगार से अनियमित दिहाड़ी कर्मचारी की ओर जाने की प्रक्रिया को कार्यबल के अनियतीकरण कहा जाता है, ठीक है। कार्यबल का अनियतीकरण यानी इनफॉर्मेलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स का मतलब है संगठित व नियमित कार्यबल से असंगठित या फिर अनियमित कार्यबल की ओर जाना। भारत में अधिकांश श्रमिक अनौपचारिक क्षेत्र में कार्यरत हैं, ठीक है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक एसआई इकाई नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसआई यूनिट? पहला है ऑप्शन ओम, दूसरा है एम्पियर, तीसरा है न्यूटन और चौथा है कैलोरी। तो जो आपका कैलोरी होता है ये एक एसआई यूनिट नहीं होता है, ठीक है। बात करें कैलोरी के बारे में तो कैलोरी ऊर्जा का एक पारंपरिक नॉन एसआई माप होता है, ठीक है। ये किसका होता है? एनर्जी का एक नॉन एसआई क्या होता है? यूनिट होता है। एसआई प्रणाली में ऊर्जा की इकाई जूल होती है। एक छोटी कैलोरी यानी स्मॉल कैलोरी के बराबर कितना होता है? 4.184 जूल, यानी एक कैलोरी इक्वल टू 4.184 जूल के बराबर होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रसिद्ध फूल के नाम पर नामित एंथुरियम निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? एंथुरियम नेम्ड आफ्टर अ फेमस फ्लावर इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इट इज अ मेजर फेस्टिवल? पहला ऑप्शन है आपका नागालैंड, दूसरा है मिजोरम, तीसरा है मणिपुर और चौथा है अरुणाचल प्रदेश। तो जो एंथुरियम आपका प्रमुख त्योहार है ये है मिजोरम राज्य का, ठीक है। एंथुरियम मिजोरम का एक प्रसिद्ध फूल है और फ्लावर फेस्टिवल के रूप में स्थानीय सांस्कृतिक कार्यक्रमों में प्रमुख स्थान रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में कर्तन दहन प्रणाली की कृषि को डैश के रूप में भी जाना जाता है। इन मध्य प्रदेश स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर इज ऑल्सो नोन एज डैश। पहला है झूम, दूसरा है बेवर, तीसरा ऑप्शन है कुरुआ और चौथा ऑप्शन है वलेरे। तो ये है आपका बेवर कहलाता है, ठीक है। स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर को मध्य प्रदेश में बेवर कहा जाता है। बेवर नाम का प्रयोग मध्य प्रदेश और आसपास के क्षेत्रों में किया जाता है जहां कृषक एक क्षेत्र की फसल काटकर अगला क्षेत्र जलाते हैं और फिर उसी भूमि पर खेती करते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोणार्क का सूर्य मंदिर डैश के लोकप्रिय नाम से जाना जाता है? द सन टेम्पल ऑफ कोणार्क इज पॉपुलरली नोन एज द नेम डैश। पहला ऑप्शन है श्वेत पैगोडा, दूसरा ऑप्शन है ब्लैक पैगोडा, तीसरा ऑप्शन है स्वर्णिम पैगोडा और चौथा ऑप्शन है कांस्य पैगोडा। तो जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है ये ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। यूरोपीय नाविकों ने इस मंदिर को ब्लैक पैगोडा कहा क्योंकि समुद्र से दिखने पर यह मंदिर काले रंग का प्रतीत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस वर्ड 2016 में पैराग्राफ सेटिंग विंडो में निम्नलिखित में से कौन सा एक मान्य विकल्प नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड ऑप्शन इन द पैराग्राफ सेटिंग विंडो इन एमएस वर्ड 2016? पहला ऑप्शन है आपका स्पेसिंग, दूसरा ऑप्शन है इंडेंटेशन, तीसरा ऑप्शन है इफेक्ट और चौथा ऑप्शन है पेजिनेशन। तो ये है आप कहलाता है आपका इफेक्ट, ठीक है। पैराग्राफ सेटिंग में स्पेसिंग, इंडेंटेशन और पेजिनेशन जैसे विकल्प होते हैं और इफेक्ट विशेष रूप से ऐसा विकल्प नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, हीराकुंड बांध जो कि दुनिया के सबसे बड़े बांधों में से एक है, यह डैश नदी पर बनाया गया है? हीराकुंड डैम विच इज वन ऑफ द लार्जेस्ट डैम इन द वर्ल्ड इज बिल्ट ऑन विच रिवर? पहला ऑप्शन है महानदी, दूसरा ऑप्शन है नर्मदा, तीसरा ऑप्शन है कावेरी और चौथा ऑप्शन है ब्यास। तो जो हीराकुंड बांध है ये महानदी पर बनाया गया है। हीराकुंड बांध उड़ीसा प्रांत में महानदी पर स्थित है और यह लंबाई की दृष्टि से विश्व के सबसे बड़ों बांधों में गिना जाता है।
हमारा अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जिसे ओजोन क्षरण की दीर्घकालिक प्रभावों में सूचीबद्ध नहीं किया जा सकता है। विच एमंग द फॉलोइंग कैनॉट बी लिस्टेड एमंग द लॉन्ग टर्म्स इफेक्ट्स ऑफ ओजोन डिप्लेशन। पहला ऑप्शन है स्थलीय पौधों की कम वृद्धि, रिड्यूस्ड ग्रोथ ऑफ टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। दूसरा ऑप्शन है त्वचा कैंसर यानी स्किन कैंसर। थर्ड ऑप्शन है मनुष्यों में ऑक्सीजन की खपत में वृद्धि यानी इंक्रीज्ड ऑक्सीजन कंजम्पशन इन ह्यूमंस। और चौथा ऑप्शन है जलीय जंतुओं का कम उत्पादन यानी रिड्यूस्ड प्रोडक्टिविटी ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स। तो ये है आपका मनुष्यों में ऑक्सीजन की खपत में वृद्धि, इंक्रीज्ड ऑक्सीजन कंजप्शन इन ह्यूमन, ये नहीं होता है, ठीक है। ओजोन क्षरण से यूवी किरणों का प्रभाव बढ़ता है जिससे त्वचा कैंसर, मोतियाबिंद, पौधे व जलीय जीवन पर नकारात्मक प्रभाव होता है, लेकिन ऑक्सीजन की खपत में वृद्धि नहीं होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस भाषा में नकारात्मक दशक विकास दर थे। अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेज हैड अ नेगेटिव ग्रोथ रेट एमंग इट्स स्पीकर्स। पहला है बंगाली, दूसरा भाषा है तेलुगु, तीसरा है उर्दू और चौथा है संस्कृत। ये देखा गया था किस भाषा में, उर्दू भाषा में, ठीक है। उर्दू बोलने वालों की संख्या में 2001 से 2011 के बीच के दशक में कमी दर्ज हुई थी, संभवतः उच्च प्रवासन और अन्य भाषाओं में बदलाव के कारण। अगला क्वेश्चन है, वास्को डिगामा 1498 में डैश में आया। वास्को डिगामा अराइव्ड इन विच प्लेस इन 1498। पहला ऑप्शन है आपका कोचीन, दूसरा है कालीकट, तीसरा है गोवा और चौथा है सूरत। तो ये आया था पहली बार भारत कालीकट में, ठीक है। वास्को द गामा ने 20 मई 1498 को कालीकट, जो कि अब इसका नाम है कलिकट केरल, ठीक है, इसमें अपना पहला कदम रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव रक्त का तरल भाग जिसे डैश कहा जाता है, जल, लवण और प्रोटीन से बना होता है। द लिक्विड कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन बॉडी कॉल्ड द डैश कंसिस्ट ऑफ वाटर, सॉल्ट्स एंड प्रोटीन। पहला ऑप्शन है प्लेटलेट, दूसरा है आरबीसी, तीसरा है प्लाज्मा और चौथा है डब्ल्यूबीसी। तो ये है आपका प्लाज्मा, ठीक है। प्लाज्मा रक्त का लगभग 55 से 60% भाग है। इसमें प्रोटीन जैसे एल्बुमिन, ग्लोबुलिन और फाइब्रिनोजन मौजूद होते हैं जो रक्त के तरल संपर्क, पोषण और रोग प्रतिरोधक क्षमता में भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी उत्कृष्ट गैस है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नोबल गैस। पहला ऑप्शन है ओजोन, दूसरा है हीलियम, तीसरा है हाइड्रोजन और चौथा है नाइट्रोजन। तो ये है आपका हीलियम। हीलियम क्या होता है, एक नोबल गैस होता है, ठीक है। हीलियम जिसका फॉर्मूला है He, एक निष्क्रिय गैस है जो रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन होती है। यह दूसरी सबसे हल्की गैस है और गुब्बारों व क्रायोजेनिक प्रयोगों में उपयोग होती है। अगला क्वेश्चन है, शिशु मृत्यु दर एक शिशु की उसके डैश जन्मदिन से पहले मृत्यु है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट रेफर्स टू द डेथ ऑफ अ चाइल्ड बिफोर इट्स डैश बर्थडे। पहला है 10वां, दूसरा है तीसरा है छठा और फोर्थ है पहला। तो ये होता है आपका पहला बर्थडे से पहले जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो वह शिशु मृत्यु दर के अंतर्गत आता है, ठीक है। शिशु मृत्यु दर किसी क्षेत्र के स्वास्थ्य और चिकित्सा सुविधाओं के स्तर का एक महत्वपूर्ण सूचक होता है। अगला क्वेश्चन है, गोल गुंबज राजा मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है, यह डैश का एक हिस्सा है। गोल गुंबज इज द टॉम्ब ऑफ किंग मोहम्मद आदिल शाह, इट इज अ पार्ट ऑफ डैश। पहला है बुंदेलखंड, दूसरा ऑप्शन है भरतपुर, तीसरा ऑप्शन है पानीपत और फोर्थ ऑप्शन है बीजापुर। ये हिस्सा है बीजापुर का, ठीक है। गोल गुंबज एशिया की सबसे बड़ी गुंबददार संरचनाओं में से एक है जिसकी गैलरी विस्परिंग गैलरी के नाम से प्रसिद्ध है, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तिकड़ी को कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति कहा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रायो इज नोन एज द ट्रिनिटी ऑफ कर्नाटिक म्यूजिक। आपका पहला ऑप्शन है सुब्बराय शास्त्री, मदुरै मणि अय्यर और त्यागराज। सेकंड ऑप्शन है मनमबुच्चावाड़ी वेंकट सुब्बा अय्यर, पूची श्रीनिवास अयंगर और
सुब्बाराय शास्त्री, और थर्ड ऑप्शन है आपका त्यागराज, मुथुस्वामी दीक्षितार और श्यामा शास्त्री, और फोर्थ ऑप्शन है आपका मदुरै मणि अय्यर, टाइगर वरदाचारी और श्यामा शास्त्री। जो ट्रिनिटी ऑफ कर्नाटिक म्यूजिक या फिर कर्नाटकी संगीत की जो त्रिमूर्ति कहा जाता है, ये कहा जाता है त्यागराज, मुथुस्वामी दीक्षितार और श्यामा शास्त्री को। ठीक है, इन तीनों ने कर्नाटक संगीत को एक नया आयाम दिया और उन्हें 18वीं सदी की त्रिमूर्ति कहा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कार्य की न्यायसंगत और मानवीय परिस्थितियों को करने और मातृत्व राहत के प्रावधान को निम्नलिखित में से एक के रूप में सौंपा गया है। इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द प्रोविजन फॉर इंश्योरिंग जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ इज असाइंड टू डैश। पहला है आपका मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स, दूसरा है आपका संविधान और आर्थिक अधिकार यानी कॉन्स्टिट्यूशनल एंड इकोनॉमिक राइट्स, तीसरा ऑप्शन है राज्य के नीति निदेशक तत्व यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, फोर्थ है आपका मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, तो ये संबंधित है आपका डीपीएसपी से, राज्य के नीति निदेशक तत्वों से। ठीक है, यह अनुच्छेद 42 के अंतर्गत आता है जिसमें श्रमिकों और महिलाओं के हितों की रक्षा के लिए यह प्रावधान दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागानंद एक संस्कृत नाटक जो नागाओं को बचाने के लिए विद्याधर राजा जिमुतवाहन के आत्मबलिदान की लोकप्रिय कहानी बताता है। सम्राट डैश को श्रेय दिया जाता है। नागानंद अ संस्कृत प्ले नरेटिंग द सेल्फ सैक्रिफाइस ऑफ विद्याधर किंग जिमुतवाहन टू सेव द नागाज इज एट्रीब्यूटेड टू एम्परर डैश। पहला है आपका बिंदुसार, दूसरा ऑप्शन है अशोक, तीसरा ऑप्शन है हर्ष और चौथा ऑप्शन है चंद्रगुप्त प्रथम। तो ये है आपके हर्ष। ठीक है, सम्राट हर्षवर्धन ने संस्कृत नाटकों की रचना की जिनमें नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका प्रमुख हैं। अगला क्वेश्चन है, डैश के नवाब की पत्नी बेगम हजरत महल ने मई 1857 में लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व किया था। द वाइफ ऑफ द नवाब ऑफ डैश बेगम हजरत महल लेड द रिवोल्ट इन लखनऊ इन मई 1857। पहला ऑप्शन है अवध, दूसरा है मेरठ, तीसरा है फतेहपुर सीकरी और चौथा है आगरा। तो ये थी पत्नी अवध के नवाब की। ठीक है, बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों के खिलाफ सक्रिय रूप से संघर्ष किया और अवध में क्रांति की अगुवाई की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के तहत अल्पसंख्यकों के हित का संरक्षण डैश के अंतर्गत आता है। प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज गिवन अंडर डैश। पहला है अनुच्छेद 20, दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 16, तीसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 15 और चौथा ऑप्शन है अनुच्छेद 29। तो ये संरक्षित किया जाता है अनुच्छेद 29 के अंतर्गत। ठीक है, अनुच्छेद 29 किसी भी नागरिक को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को संरक्षित करने का अधिकार देता है। अगला क्वेश्चन है, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों का डैश अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित है। विच आर्टिकल ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी रिलेट्स टू प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। आपका पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 43, सेकंड है अनुच्छेद 50, थर्ड है अनुच्छेद 51 और फोर्थ है अनुच्छेद 41। तो ये संबंधित है अनुच्छेद 51 से। ठीक है, अनुच्छेद 51 भारत को अंतर्राष्ट्रीय शांति, सुरक्षा और न्यायपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देने की दिशा में मार्गदर्शन करता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, विंडोज 10 सिस्टम में ओपन एप्लीकेशन के बीच स्विच करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट इस्तेमाल किया जाता है। इन विंडोज 10 विच कीबोर्ड शॉर्टकट इज यूज्ड टू स्विच बिटवीन ओपन एप्लीकेशंस। पहला है आपका ऑल्ट प्लस टैब, दूसरा ऑप्शन है ऑल्ट प्लस एस, तीसरा ऑप्शन है कंट्रोल प्लस एस और चौथा ऑप्शन है कंट्रोल प्लस टैब। ये यूज किया जाता है आपका ऑल्ट प्लस टैब। ठीक है, ऑल्ट प्लस टैब विंडोज में मल्टीटास्किंग के लिए सबसे अधिक उपयोग होने वाला शॉर्टकट की है। यह अलग अलग विंडो और प्रोग्राम के बीच आसानी से स्विच करने देता है। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है आपका एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट में सबसे ज्यादा पूछा गया था इस साल। ठीक है।
अगला क्वेश्चन है 272/268 से 231 ईसा पूर्व के दौरान किस मौर्य सम्राट ने अपने शिलालेख चट्टानों और खंभों पर खुदवाए थे? Which Mauryan emperor had his edicts inscribed on rocks and pillars during 272/268 से 231 BCE तक? पहला ऑप्शन है अशोक, दूसरा है बिंदुसार, तीसरा ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य और चौथा ऑप्शन है बृहद्रथ। ये है आपके अशोक, ठीक है। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को फैलाने के लिए शिलालेख और स्तंभ लेखों का निर्माण कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है करों को डैश या व्यय को डैश सरकारी घाटे को कम किया जा सकता है। अ बजट डेफिसिट कैन बी रिड्यूस्ड बाय डैश टैक्सेज और डैश एक्सपेंडिचर। आपका ऑप्शन है बढ़ाकर दोनों, सेकंड है एक बढ़ाकर दूसरा घटाकर, थर्ड है पहला घटाकर दूसरा बढ़ाकर और फोर्थ है समान रखकर और दूसरा बढ़ाकर। तो ये किया जा सकता है सरकारी घाटे को कम, करों को बढ़ाकर, ठीक है, और व्यय को घटाकर। सरकारी घाटा कम करने के लिए सबसे सामान्य उपाय कर संग्रह बढ़ाना और अनावश्यक व्यय घटाना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में अपने 5 शिष्यों को दिया जिसे डैश कहा जाता है। अब बुद्धा डिलीवर्ड हिज फर्स्ट sermon टू हिज 5 disciples एट सारनाथ नोन एज डैश। पहला है निरंजना, दूसरा है महाविनिष्क्रमण, तीसरा है महापरिनिर्वाण और चौथा है धर्म चक्र परिवर्तन। ये कहा जाता है धर्म चक्र परिवर्तन को, ठीक है। इसे टर्निंग ऑफ द व्हील ऑफ लॉ भी कहा जाता है और यह बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग की शिक्षा का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में गुड़ी पड़वा त्योहार को किस अन्य नाम से जाना जाता है? इन कर्नाटक, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश द फेस्टिवल ऑफ गुड़ी पड़वा इज ऑल्सो नोन एज। पहला ऑप्शन है बैसाखी, दूसरा ऑप्शन है उगादी, तीसरा ऑप्शन है अक्षय तृतीया और चौथा ऑप्शन है पोंगल। ये जाना जाता है उगादी नाम से, ठीक है। उगादी हिंदू पंचांग के अनुसार नए वर्ष की शुरुआत का प्रतीक है और मुख्य रूप से दक्षिण भारत में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से प्लेट विवर्तनिकी का जनक कौन है? Who among the following is considered the father of plate tectonics? पहला है आपका अल्फ्रेड वेगनर, दूसरा है आपका जेम्स रेनेल, तीसरा है आपका एंटोनी लवाजियर और चौथा ऑप्शन है आपका एंटोनी फिलिप्स वॉन ल्यूवेनहोक, ठीक है। तो ये है आपका अल्फ्रेड वेगनर। वेगनर ने महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत दिया था जिससे प्लेट विवर्तनिकी की नींव पड़ी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसद और प्रत्येक राज्य के विधानमंडल के सभी निर्वाचनों तथा राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के कार्यालयों के निर्वाचन के लिए निर्वाचक नामावली तैयार करने की भूमिका डैश की होती है। द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रिपेयरिंग इलेक्टोरल रोल्स फॉर ऑल इलेक्शन टू पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट लाइज विद द डैश। पहला है आपका कैबिनेट, दूसरा है आपका वित्त आयोग, तीसरा ऑप्शन है निर्वाचन आयोग और चौथा ऑप्शन है योजना आयोग। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है निर्वाचन आयोग की, ठीक है। भारत का निर्वाचन आयोग स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है जिसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्थशास्त्र में बजट अधिशेष का क्या अर्थ है? इन इकोनॉमिक्स व्हाट डज बजट सरप्लस मीन्स? पहला ऑप्शन है जब खर्च की गई राशि एकत्रित राजस्व के बराबर हो, व्हेन एक्सपेंडिचर इक्वल्स रेवेन्यू। सेकंड ऑप्शन है जब एकत्रित राजस्व व्यय की तुलना में नगण्य हो, व्हेन कलेक्टेड रेवेन्यू इज नेग्लिजिबल कंपेयर टू एक्सपेंडिचर। थर्ड ऑप्शन है जब एकत्र किया गया राजस्व आवश्यक व्यय से अधिक हो जाता है, व्हेन कलेक्टेड रेवेन्यू एक्सीड रिक्वायर्ड एक्सपेंडिचर। और फोर्थ है जब व्यय आय से अधिक हो, व्हेन एक्सपेंडिचर एक्सीड्स इनकम। तो जो आपका बजट सरप्लस है ये कहा जाता है तब जब एकत्रित किया गया राजस्व आवश्यक व्यय से अधिक हो जाता है, व्हेन कलेक्टेड रेवेन्यू एक्सीड रिक्वायर्ड एक्सपेंडिचर। बजट अधिशेष का उपयोग सरकार कर चुकाने या विकास योजनाओं में निवेश के लिए करती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कांग्रेस कार्य समिति ने जुलाई 1942 में डैश में भारत छोड़ो प्रस्ताव को अपनाया। द कांग्रेस वर्किंग कमेटी अडॉप्टेड द क्विट इंडिया रिजोल्यूशन इन जुलाई 1942 एट डैश। पहला है आपका मद्रास, दूसरा ऑप्शन है वर्धा, तीसरा ऑप्शन है आपका पटना और चौथा ऑप्शन है लखनऊ। तो ये अपनाया गया था कांग्रेस के द्वारा वर्धा में, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को बंबई से औपचारिक रूप से शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, व्यापक फसल बीमा योजना CCIS 1985 से डैश प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। द कम्प्रेहेंसिव क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम CCIS वॉज लॉन्च्ड इन 1985 टू प्रोवाइड डैश। पहला ऑप्शन है किसानों को अपने बच्चों को शिक्षित करने के लिए वित्तीय सहायता यानी फाइनेंशियल हेल्प फॉर फार्मर्स टू एजुकेट चिल्ड्रेन। सेकंड ऑप्शन है सूखे, बाढ़ आदि के कारण फसल खराब होने की स्थिति में किसानों को वित्तीय सहायता यानी फाइनेंशियल असिस्टेंस टू फार्मर इन केस ऑफ क्रॉप लॉस ड्यू टू ड्रॉट, फ्लड एक्सेट्रा। थर्ड ऑप्शन है ट्रैक्टर और अन्य उपकरण खरीदने के लिए किसानों को वित्तीय सहायता, फाइनेंशियल एड फॉर परचेज ऑफ ट्रैक्टर्स एंड इक्विपमेंट्स। फोर्थ ऑप्शन है HYV बीज खरीदने के लिए किसानों को वित्तीय सहायता, फाइनेंशियल एड फॉर परचेज ऑफ HYV सीड्स। तो जो CCIS है ये लॉन्च किया गया था सूखे, बाढ़ आदि के कारण फसल खराब होने की स्थिति में किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए, ठीक है। CCIS योजना का उद्देश्य किसानों की आय सुरक्षा सुनिश्चित करना और कृषि जोखिम को कम करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1973 के औद्योगिक नीति वक्तव्य के अनुसार निजी क्षेत्र को अपने उद्योग के लाइसेंस के लिए आवेदन करने की अनुमति केवल ₹10 या उससे अधिक की कुल संपत्ति होने के बाद दी गई थी। अकॉर्डिंग टू द इंडस्ट्रियल पॉलिसी स्टेटमेंट ऑफ 1973, द प्राइवेट सेक्टर वॉज अलाउड टू अप्लाई फॉर अ लाइसेंस फॉर इट्स इंडस्ट्री ओनली आफ्टर हैविंग टोटल एसेट ऑफ ₹, वॉट और मोर। पहला है 2 लाख से अधिक, दूसरा है 20 लाख रुपए, तीसरा है 2 करोड़ और चौथा ऑप्शन है 20 करोड़। ये है आपका 20 करोड़, ठीक है। 1973 की औद्योगिक नीति में बड़े उद्योगों के लिए नियंत्रण और लाइसेंस प्रणाली को और कड़ा कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी विश्व में सबसे अधिक आबादी वाली है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर वैली इज द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड इन द वर्ल्ड? पहला ऑप्शन है गंगा, दूसरा ऑप्शन है नील, तीसरा ऑप्शन है मिसिसिपी और चौथा ऑप्शन है अमेजन। तो ये है आपका गंगा। गंगा नदी घाटी लगभग 40 करोड़ से अधिक लोगों को जल और उपजाऊ भूमि उपलब्ध कराती है। यही कारण है कि यह दुनिया की सबसे घनी आबादी वाली नदी घाटी है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला को एशिया और यूरोप के बीच की सीमा माना जाता है? Which of the following mountain ranges is considered the boundary between Asia and Europe? पहला है आल्प्स, दूसरा ऑप्शन है महान विभाजक कटक यानी ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, तीसरा है एटलस और चौथा है यूराल। तो ये है आपका यूराल पर्वत, ठीक है। यूराल पर्वत रूस में स्थित है और इन्हें पारंपरिक रूप से एशिया और यूरोप के बीच की भौगोलिक सीमा माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की संसद में शामिल है द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ, ठीक है। पहला ऑप्शन है राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, सेकंड ऑप्शन है लोकसभा और राज्यसभा, थर्ड ऑप्शन है राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा और भारत के महान न्यायवादी, ठीक है, और फोर्थ ऑप्शन है प्रधानमंत्री, लोकसभा और राज्यसभा। जो पार्लियामेंट कंसिस्ट करता है ये कंसिस्ट करता है 3 लोग को, ठीक है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। भारतीय संसद द्विसदनीय है और इसमें राष्ट्रपति भी शामिल होते हैं, इसलिए उनका उल्लेख आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फुमदी एक तैरता हुआ द्वीप निम्नलिखित में से किस झील की अनूठी विशेषता है? फुमदी अ फ्लोटिंग आइलैंड इज अ यूनिक फीचर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग लेक? पहला है चिल्का झील, दूसरा ऑप्शन है सांबर झील, तीसरा ऑप्शन है लोकटक झील और चौथा ऑप्शन है पैगोंग झील। तो ये है आपका लोकटक झील का, ठीक है। लोकटक झील जो कि मणिपुर में स्थित है, इसमें फुमदी पाए जाते हैं और यहीं पर प्रसिद्ध केबुल लामजाओ नेशनल पार्क भी स्थित है जो एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आहार घटक प्रति ग्राम मनुष्य को उच्चतम ऊर्जा प्रदान करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग फूड कंपोनेंट्स प्रोवाइड्स द हाईएस्ट एनर्जी पर ग्राम टू ह्यूमंस? पहला ऑप्शन है रुक्षांश, दूसरा ऑप्शन है प्रोटीन, तीसरा ऑप्शन है वसा और चौथा ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट। तो ये है आपका वसा यानी फैट, ठीक है। 1 ग्राम वसा से लगभग 9 कैलोरी ऊर्जा मिलती है, जबकि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से केवल 4 कैलोरी ऊर्जा मिलती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट्स इज यूज्ड टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर? पहला है थर्मोमीटर, दूसरा है ओडोमीटर, तीसरा ऑप्शन है टेट्रामीटर और फोर्थ ऑप्शन है बैरोमीटर। ये यूज किया जाता है बैरोमीटर का, ठीक है। बैरोमीटर का आविष्कार इटली के वैज्ञानिक टोरिसेली ने 1643 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ की कार्यकारी शक्तियों से संबंधित है? विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द यूनियन? पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 53, दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 51, थर्ड ऑप्शन है अनुच्छेद 57 और फोर्थ ऑप्शन है अनुच्छेद 55। तो ये है आपका अनुच्छेद 53, ठीक है। अनुच्छेद 53 के अनुसार भारत की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी उड़ीसी नृत्यांगना नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ उड़ीसी डांसर? पहला ऑप्शन है सगुन भूटानी, दूसरा ऑप्शन है दर्शन झावेरी और तीसरा ऑप्शन है चित्रा कृष्णमूर्ति और फोर्थ ऑप्शन है कुमकुम मोहंती। तो ये है आपके दर्शन झावेरी, ठीक है, जो कि उड़ीसी डांसर नहीं है। दर्शन झावेरी मणिपुरी नृत्य से जुड़ी हुई है, न कि उड़ीसी से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी झील केरल राज्य में स्थित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स इज नॉट लोकेटेड इन केरला? पहला ऑप्शन है अष्टमुंडी झील, दूसरा ऑप्शन है रेणुका झील, तीसरा ऑप्शन है वेम्बनाड झील और चौथा ऑप्शन है संत मकोटा झील, ठीक है। तो जो केरल में स्थित नहीं है ये है रेणुका झील। रेणुका झील कहाँ स्थित है? यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है, ठीक है। इसे माता रेणुका के नाम पर जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में निहित शब्दों का प्रयोग कर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द वर्ड्स फ्रॉम द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हम डैश भारत को एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में गठित करने और अपने सभी नागरिकों को सुरक्षित करने के लिए सत्यानिष्ठा से संकल्प लिया है। वी डैश हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign socialist secular democratic and republic। पहला ऑप्शन है इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय, दूसरा है भारतीय संसद, तीसरा है केंद्र सरकार और चौथा है भारत के लोग। तो ये आपका सही है ऑप्शन नंबर 4 भारत के लोग, ठीक है। संविधान की प्रस्तावना में ये लिखा गया है स्टार्टिंग में कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है, यानी कि हम भारत के लोग, ठीक है, यहीं से इसकी शुरुआत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेंगू डैश के कारण होता है? डेंगू इज कॉज्ड बाय डैश। पहला ऑप्शन है विषाणु, दूसरा ऑप्शन है कवक, तीसरा ऑप्शन है जीवाणु यानी बैक्टीरिया और फोर्थ ऑप्शन है सूत्रकृमि नेमिटोड यानी कि नेमेटोड, ठीक है। तो डेंगू होता है किसके? विषाणु यानी वायरस के कारण। डेंगू एडीज एजिप्टी मच्छर द्वारा फैलने वाला वायरस जनित रोग है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची भारतीय संविधान की किस अनुसूची में शामिल है? यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट आर इंक्लूडेड इन विच शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? पहला है 7वीं अनुसूची, दूसरा है 10वीं अनुसूची, तीसरा ऑप्शन है 12वीं अनुसूची और फोर्थ ऑप्शन है 8वीं अनुसूची। तो जो तीनों लिस्ट है ये है 7वीं अनुसूची में, ठीक है। 7वीं अनुसूची भारत में विधायी शक्तियों के विभाजन को निर्धारित करती है। और आप कमेंट करके बताएं कि यूनियन लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट और स्टेट लिस्ट ये तीनों में कितने कितने क्या है टॉपिक्स है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश एक अंधे कवि थे जिन्होंने अपने सुरसागर नाम के संग्रह में कृष्ण की महिमा का बखान किया था।
डैश वॉज अ ब्लाइंड पोएट हु डिस्क्राइब्ड द ग्लोरी ऑफ कृष्णा इन हिज कलेक्शन नेम्ड सुरसागर। पहला ऑप्शन है सूरदास, दूसरा ऑप्शन है वीरदास, तीसरा ऑप्शन है चैतन्य और फोर्थ ऑप्शन है विद्यापति। तो ये है आपके सूरदास। सूरदास 16वीं शताब्दी के भक्तिकालीन कवि थे और उन्हें अष्टछाप में कवियों में गिना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तराना गायक पंडित रतन मोहन शर्मा डैश घराने से संबंधित है। तराना सिंगर पंडित रतन मोहन शर्मा बिलोंग्स टू विच घराना। पहला ऑप्शन है मेवाती, दूसरा ऑप्शन है आगरा, तीसरा ऑप्शन है इंदौर और चौथा ऑप्शन है दिल्ली। तो ये संबंधित है मेवाती घराने से, ठीक है। मेवाती घराने की स्थापना उस्ताद गुलाम हुसैन और पंडित जसराज जैसे महान कलाकारों ने की थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कौटिल्य से संबंधित है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू कौटिल्य यानी चाणक्य। पहला ऑप्शन है इंडिका, दूसरा मुद्रा राक्षस, तीसरा ऑप्शन है अर्थशास्त्र और फोर्थ ऑप्शन है रत्नावली। तो ये है आपका अर्थशास्त्र, ठीक है। अर्थशास्त्र राज्यशास्त्र और अर्थनीति से संबंधित प्राचीन ग्रंथ है जिसे कौटिल्य यानी चाणक्य ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व आर्थिक मंच का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस शहर में है। द हेडक्वार्टर्स ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF इज लोकेटेड इन विच सिटी। पहला है लंदन यूके, दूसरा ऑप्शन है जिनेवा स्विट्जरलैंड, तीसरा ऑप्शन है वाशिंगटन DC US और चौथा ऑप्शन है पेरिस फ्रांस। तो ये स्थित है जिनेवा स्विट्जरलैंड में, ठीक है। विश्व आर्थिक मंच WEF की स्थापना 1971 में क्लाउस श्वाब द्वारा की गई थी, ठीक है। और आप सभी के लिए एक क्वेश्चन है कि जो वाशिंगटन DC है इसमें DC का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। कमेंट करके जरूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मुख्य रूप से मद्रास के होम रूल लीग की स्थापना से जुड़ा था। हु एमंग द फॉलोइंग वाज मेनली एसोसिएटेड विद द होम रूल लीग ऑफ मद्रास। पहला ऑप्शन है सरोजनी नायडू, दूसरा ऑप्शन है मैडम भिकाजी कामा, तीसरा ऑप्शन है मातंगिनी हजारा और चौथा ऑप्शन है एनी बेसेंट। तो होम रूल से संबंधित है कौन, एनी बेसेंट और इनके साथ साथ बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। एनी बेसेंट ने 1916 में मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, पानी का रासायनिक समीकरण H2O है। निम्न में से किस MS वर्ड विशेषता का उपयोग H2O लिखने के लिए किया जा सकता है। द केमिकल फॉर्मूला ऑफ वाटर इज H2O। विच MS वर्ड फीचर कैन बी यूज टू राइट H2O करेक्टली। पहला है ड्रॉप कैप, दूसरा ऑप्शन है सुपर स्क्रिप्ट, तीसरा ऑप्शन है सब स्क्रिप्ट और फोर्थ ऑप्शन है स्ट्राइक थ्रू। तो ऐसे वर्ड या शब्द जिसमें जो नीचे लिखा जाता है इसमें यूज किया जाता है सब स्क्रिप्ट का, ठीक है। और अगर कोई ऐसा चीज है जिसमें ऊपर लिखा जाता हो तो इसमें यूज किया जाता है सुपर स्क्रिप्ट का। सब स्क्रिप्ट फीचर का उपयोग किसी अक्षर या संख्या को नीचे लिखने के लिए किया जाता है जैसे H2O, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ISDN एक डिजिटल टेलीफोन सेवा है। ISDN का पूर्ण रूप क्या है। ISDN इज अ डिजिटल टेलीफोन सर्विस। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ISDN। पहला है ऑप्शन है इंटीग्रेटेड सर्वर डिजिटल नेटवर्क, दूसरा ऑप्शन है इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क, थर्ड ऑप्शन है इंटीग्रेटेड सर्विसेज डाइवर्सिफाइड नेटवर्क और फोर्थ ऑप्शन है इंटरप्रीटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क। जो ISDN का फुल फॉर्म है ये है इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क, ठीक है। ISDN तकनीक 1980 के दशक में विकसित हुई थी और यह वॉइस व डेटा दोनों को एक ही लाइन भेजने में सक्षम बनाती है, ठीक है। आज का आखिरी क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से रोहिंग्या मुसलमान डैश के मूल निवासी हैं। एमंग द गिवन ऑप्शंस रोहिंग्या मुस्लिम्स आर नेटिव ऑफ डैश। पहला है चीन, दूसरा ऑप्शन है नेपाल, तीसरा ऑप्शन है भूटान और चौथा ऑप्शन है म्यांमार। तो जो रोहिंग्या मुसलमान हैं ये है मुख्यतः म्यांमार के निवासी, ठीक है। रोहिंग्या मुसलमान म्यांमार के रखाइन प्रांत के मूल निवासी हैं। इन्हें दुनिया का सबसे प्रताड़ित अल्पसंख्यक समुदाय माना जाता है। तो फ्रेंड्स ये था आज का हमारा उनका प्रैक्टिस सेट। आपने इस सेशन में कितने नंबर प्राप्त किए कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। इसके साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे जितने भी प्रैक्टिस सेट्स आए किसी भी एग्जाम से संबंधित वो सभी आपको आसानी से प्राप्त हो सकें। और अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें
और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें। तो चलिए कल मिलते हैं एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।